हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत लोक प्रशासन की इस सीरीज में अभी हमारा ये 12वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों अब हम बात करेंगे सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण के मध्य में अंतर संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी दोस्तों सूत्र और स्टाफ अभिकरण पर हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, अर्थात कि संगठन, सूत्र, अभिकरण, इन सब पर हमारे लेक्चर डिटेल में हो चुके हैं। दोस्तों, अब उनका ये निराकरण वाले लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों हम सूत्र और स्टाफ अभिकरण को संयुक्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र और स्टाफ अभिकरण में डिफरेंस क्या है इसको देखेंगे, साथ ही साथ में इसके संबंधों पर भी हम एक चर्चा करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन में इस में आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्ट को यूपीएससी के दृष्टिकोण से दोस्तों पूरे विस्तार पूर्वक आपके सामने आपके साथ में एनालिसिस किया जाता है, जिसमें दोस्तों किसी भी टॉपिक के बारीकी से बारीकी, अर्थात ये स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक टॉपिक को डीपली जाकर के हम उसको एनालाइज करते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों हम इसके क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है। और इन सब के अलावा दोस्तों आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने सभी डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप हमारे साथ में व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन में, शुरू करें सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं, जिन दोस्तों को हमारे लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है या सीरीज वाइज देखने में प्रॉब्लम आती है, दोस्तों उनको बताना चाहता हूं कि ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें जाकर के आप अपने सब्जेक्ट के सभी लेक्चरों को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लेकर के हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो दोस्तों हमारे सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में हमारी सभी क्लासेस की लिंक और डेली क्लास अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही जो है प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन अपना। शुरू कर रहे सेशन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लोक प्रशासन की सीरीज में दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, जिसमें अभी हम संगठन के सिद्धांत और समस्याओं पर कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, और सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण पर भी लगभग हमारी चर्चा हो चुकी है। दोस्तों, इसमें अब हम बात करेंगे सिर्फ स्टाफ और सूत्र अभिकरण के अंतर के बारे में। आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने सूत्र और स्टाफ अभिकरण पर जो लेक्चर हुए हैं, हमारे 10 नंबर और 11 नंबर लेक्चर जो हुए हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उनको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि उनका बेसिक जब कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आपको दोस्तों इन दोनों के मध्य में अंतर समझ आएगा। या ऐसा स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूं कि दोस्तों जो आज का लेक्चर होने वाला है, इसमें हम सूत्र और स्टाफ अभिकरण के अर्थ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों का अंतर समझेंगे। और मैं चूंकि ये मानकर चल रहा हूं कि आपने सूत्र अभिकरण पर जितनी भी लेक्चर हुए हैं उनको फॉलो किया है, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपको शुरू से इन लेक्चरों को देखना होगा जो सूत्र और स्टाफ अभिकरण पर हुए हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम दोनों के मध्य में डिफरेंस और संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस टॉपिक का, इस पूरे टॉपिक का दोस्तों कहें कि एक निचोड़ होगा, या कहें कि इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसी लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर का पूरा सारांश क्या है, इस लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम 4 पॉइंटों को कवर करेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के मध्य में अंतरों पर। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के मध्य में किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, और लास्ट इसके बाद हम बात करेंगे सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में किस प्रकार की भिन्नता है, या कहें कि संघर्ष क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या संघर्ष को, अर्थात कि जो संघर्ष है सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के मध्य में, इस संघर्ष को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उस हेतु कुछ सुझाव देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन करके दोस्तों हम इन्हें डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा फोकस होगा लेक्चर पर कंप्लीट। दोस्तों मैं जब भी आपको कोई क्लास एनालाइज करवाता हूं तो स्पष्ट तौर पर कह देता हूं दोस्तों
देखिए क्लास पूरी लेंथ फुल लेंथ में चलने वाली है, डीपली चलने वाली है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता। मेरी कोई सी भी क्लासेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। मैं फुल डिटेल के साथ ही आपको टॉपिक प्रोवाइड करता हूं। जिन्हें लंबी क्लासेस फुल डिटेल में पढ़ना है वही चैनल पर बने रहे। जिनको शॉर्ट पढ़ने की आदत है या जो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर हजारों प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दिमाग में रख के या कहें कि उनको टारगेट करके ही मैं आपको यहाँ पर बीए का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसलिए जिनका अपना खुद का एक लक्ष्य है वही मेरे साथ में आए दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ, बीए के अंतर्गत ही आगे के लिए तैयार कर रहा हूं, जिससे कि आपको आगे चलकर जब कंपटीशन के फील्ड में आपकी एंट्री हो तो वो एंट्री एकदम दमदार होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दोनों के मध्य में अंतरों पर हमारा डिस्कस होगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र और स्टाफ अभिकरण के मध्य में अंतर के अंतर्गत सत्ता संबंधी अंतर, कि दोनों में सत्ता के संबंध में कौन से डिफरेंस हैं दोस्तों। तो हम यहाँ स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं अब भी बता रहा हूं आपको कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सूत्र अभिकरण को आप भली भांति रूप से समझते हैं, क्योंकि हम इस पर को समझा चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, स्टाफ अभिकरण को भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण को आप भली भांति रूप से जानते हैं, है ना। तो अब समझ जरा दोस्तों कि जैसा हमने पूर्व में अध्ययन किया था और वहां देखा भी था कि सूत्र अभिकरण के पास में किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं होती है, जबकि स्टाफ अभिकरण के पास सत्ता होती है, पावर होती है। ठीक है, इसके अलावा आदेश संबंधी, एक मिनट, आदेश संबंधी जो अंतर है दोनों के मध्य में, वो किस प्रकार का होगा दोस्तों। तो स्टाफ स्टाफ जो अभिकरण होता है दोस्तों, आपको पता है कि स्टाफ अभिकरण आदेश नहीं देता, आदेश नहीं देता, आदेश नहीं देता, जबकि सूत्र अभिकरण के अंतर्गत दोस्तों इसमें अधिकारी एक से एक के अंतर्गत एक, अर्थात कि एक पद सोपान पाया जाता है इनके अंतर्गत। उच्च अधिकारी, फिर उससे निम्न अधिकारी, फिर उससे निम्न अधिकारी, इस प्रकार का एक क्रम देखने को मिलता है सूत्र अभिकरण के अंतर्गत। तो सूत्र अभिकरण में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी या निम्न अधिकारी को आदेश देने का कार्य करता है। तो इसलिए दोनों के मध्य में यहाँ पर एक अंतर देखने को मिलता है कि स्टाफ अभिकरण आदेश नहीं दे सकता, जबकि सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आदेश दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संगठन संबंधी अंतर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें स्टाफ अभिकरण स्टाफ अभिकरण के आने से उस संगठन की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं इसको कि स्टाफ अभिकरण और सूत्र अभिकरण दोनों कहीं ना कहीं जो संगठन है, कंप्लीट संगठन है दोस्तों, उस संगठन की भुजाओं के समान कार्य करता है, अर्थात कि संगठन के दो हाथों की तरह कार्य करता है। अगर संगठन के अंतर्गत सूत्र अभिकरण या स्टाफ अभिकरण दोनों में से एक कोई भी निष्क्रिय होता है या कमजोर पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों संगठन प्रभावित होगा, संगठन ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस कारण से संगठन के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण दोनों सशक्त हो, दोनों शक्तिशाली हो, दोनों कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना उचित रूप से कार्य करें जो उनको कार्य दिया गया है। तो इसी के तहत हम कह सकते हैं कि स्टाफ अभिकरण संगठन की क्षमता को बढ़ाता है, जबकि सूत्र अभिकरण अनुशासन का पालन करता है दोस्तों। सूत्र अभिकरण में अनुशासन होता है, और क्यों होता है? क्योंकि पूरा सूत्र अभिकरण जो होता है अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत होता है, अर्थात ये कि पूरा एक पद सोपान क्रम होता है सूत्र अभिकरण के अंतर्गत, और उस पद सोपान को नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न स्तर के अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कार्य और उद्देश्य संबंधी अंतर के बारे में। तो हाँ, कार्य और उद्देश्य के संबंध में भी दोनों में कुछ विशेष अंतर पाया जाता है, और वो अंतर इस प्रकार का होगा कि स्टाफ अभिकरण की जब हम बात करेंगे तो स्टाफ अभिकरण एक सहायक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। जो स्टाफ अभिकरण होता है दोस्तों, वो सिर्फ परामर्श देने का कार्य करता है, जबकि सूत्र अभिकरण संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है।
ठीक है ना। संगठन सूत्र अधिकारी जो होते हैं वो संगठन की के उद्देश्य क्या है उनकी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक, योजना संबंधी भी कुछ अंतर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब योजना संबंधी क्या अंतर हो सकते हैं इसमें, तो स्टाफ योजना का निर्माण करता है। जो स्टाफ अभिकरण होता है वो योजना का निर्माण करता है, वहीं सूत्र अभिकरण उस योजना को कार्यान्वित करता है, उस योजना का के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, जो स्टाफ अभिकरण योजना बनाकर देगा, सूत्र अभिकरण उन योजनाओं को फॉलो करते हुए उनका कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पद सोपान संबंधी अंतर। तो जी हाँ, इन दोनों के मध्य में पद सोपान संबंधी अंतर भी पाया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि भाई स्टाफ अभिकरण सिर्फ एक यूनिट की तरह होता है, जबकि जो सूत्र अभिकरण होता है वो विभिन्न स्तरों पर बटे होते हैं। सूत्र अभिकरण के जो अधिकारी होते हैं वो विभिन्न स्तरों पर बटे होते हैं, उच्च अधिकारी, फिर निम्न अधिकारी, फिर निम्न अधिकारी, इस प्रकार का एक क्रम पाया जाता है, एक पद सोपान पाया जाता है। ठीक है, तो सूत्र अभिकरण के पास अधिकारी पद सोपान क्रम में एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते हैं सभी अधिकारी, और प्रत्येक अधिकारी अपने से ऊपर वाले के नीचे और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात ये कि प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा, उसके आदेशों का पालन करेगा। जबकि स्टाफ अभिकरण की स्थिति पद सोपान के बाहर मुख्य अधिकारी के समानांतर होती है। जो स्टाफ अधिकारी होते हैं वो मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो योजनाओं का निर्माण करते हैं, उनमें कोई पद सोपान का क्रम नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 6 प्रकार से हमने यहाँ पर इनको अंतरों को देखा। तो ये दोस्तों, इनमें जो हमने आपको ये पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को आपको विशेष याद रखने की आवश्यकता है। बाकी तो अगर आपने स्टाफ और सूत्रभिकरण को डिटेल लेक्चर लिया है, डिटेल में समझा है इनको, तो इनका डिटेल आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये पॉइंट रटे होने चाहिए, किस किस आधार पर दोनों के मध्य में डिफरेंस है, बस इतना पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के मध्य में संबंधों पर। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य संबंध की जब आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहले संबंध की अगर हम इसके अंतर्गत बात करें दोस्तों, तो पहला संबंध इनके मध्य में पाया जाता है, 1 मिनट हाइलाइटर लेते हैं। स्टाफ और सूत्र संगठन की 2 महत्वपूर्ण भुजाएं हैं। देखिए, जो हमने इससे पूर्व में भी बात की थी इस बारे में कि सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण संगठन की 2 भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं, दोनों भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं। तो ये विशेष संबंध पाया जाता है दोनों के अंतर्गत, है ना। तो सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण के में से अगर कोई एक भी कमजोर पड़ता है या निष्क्रिय होता है, तो उसका सीधा प्रभाव संगठन पर पड़ेगा। और चूंकि संगठन काय के लिए संगठित होता है, वो क्योंकि वो अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अगर दोनों में से अर्थात कि सूत्र या स्टाफ में से अगर दोनों में से एक भी कमजोर पड़ा, तो संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आधुनिक संगठनों में स्टाफ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जो आज वर्तमान में जो हम संगठन देख रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के संगठन, हम सरकारी संगठनों को देखते हैं, उसमें दोस्तों स्टाफ संगठन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। स्टाफ संगठन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और जो सूत्र अभिकरण के अंतर्गत अधिकारी वर्ग होता है, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा दोस्तों, तो हमारी शासन व्यवस्था के लिए एक दुखदाई होगा, एक जो है कह सकते हैं कि अवांछनीय तत्व बन जाएगा ये, है ना। जिसकी आवश्यकता ना हो उसे हम अवांछनीय तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक संगठनों में स्टाफ का प्रभाव बढ़ना, तो वर्तमान में समस्याओं की जटिलता के कारण, अर्थात आर्थिक प्रतियोगिता, वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विस्तार, मजदूर आंदोलन, इन सब के कारण विशेषज्ञों का महत्व बढ़ता जा रहा है। और चूंकि स्टाफ अभिकरण के अंदर विशेषज्ञ ही होते हैं, विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, और उनसे ही मिलकर के स्टाफ बनता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं का निर्माण करने का कार्य स्टाफ अधिकारी ही करते हैं। इन सब के अलावा दोनों का स्तर एक जैसा है। हाँ भाई, दोनों का स्तर बिल्कुल एक जैसा है। और किस स्तर पर है कि स्टाफ के बढ़ते महत्व के बावजूद भी यह सोचना गलत होगा कि दोनों में एक ऊंचा या एक नीचा है। बस
वस्तुतः दोनों का स्तर एक जैसा है। तो हम स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकते, ये नहीं बता सकते कि स्टाफ अभिकरण छोटा है या बड़ा है, या सूत्र अभिकरण स्टाफ अभिकरण से बड़ा है या छोटा है। ये हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों को समान महत्व यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन संबंध हमने देखे हैं दोस्तों सूत्र और स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में संघर्ष। क्या संघर्ष पाया जाता है इन दोनों के मध्य में, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे समाधान की, इसी संघर्ष के समाधान की। तो संघर्ष क्या हो सकता है दोस्तों, चलिए एक बार स्लाइड को पढ़िए, व्यवहारिक पक्ष आपको समझाते हुए चलूंगा, है ना। व्यवहारिक पक्ष आपको एक इसके साथ ही साथ समझा चलूंगा। हालांकि स्टाफ से यह आशा की जाती है कि वह बिना औपचारिक सत्ता के अपना कार्य करेंगे और विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिए जाएंगे और उनको सूत्र अभिकरण के द्वारा लागू किए जाएंगे। तो देखिए, एक सामान्य जो रूल होता है, हमारा जो सामान्य नियम होता है, वो तो ये होता है कि स्टाफ अभिकरण के अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि ये योजनाएं बना करके दे जिनका संचालन सूत्र अधिकारी करे। सूत्र अधिकारी या सूत्र अभिकरण के अंतर्गत जो सूत्र अधिकारी पाए जाते हैं, उनके द्वारा उन योजनाओं का संचालन किया जाए। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन व्यवहार में ये आशाएं एवं मान्यताएं पूरी नहीं होती है। लेकिन व्यवहार में ये जो सामान्य नियम है ये कंप्लीट नहीं होता है। स्टाफ और सूत्राभिकरण में संघर्ष हो जाता है। स्टाफ और सूत्राभिकरण में संघर्ष के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। उन कारणों को, पहला कारण उम्र संबंधी अंतर के कारण संघर्ष। उम्र संबंधी अंतर के कारण संघर्ष। अब चूंकि एक पूरा स्टाफ है ना, एक पूरा स्टाफ है दोस्तों, तो उस स्टाफ में विभिन्न उम्र के अधिकारी होंगे। अब कहीं कहीं पर यह हो सकता है कि एक उच्च पद पर एक कम उम्र का व्यक्ति बैठा हो। जो उच्च पद पर एक अधिकारी आसीन है, हो सकता है वो कम उम्र का हो, बजाय उसके कि सबसे निम्न स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी, हो सकता है कि जो सबसे निम्न स्तर का जो अधिकारी है वो लगभग 50 वर्ष का हो। वहीं सबसे उच्च स्तर पर जो अधिकारी है वो हो सकता है कि वो 25 या 30 वर्ष का हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक उम्र का डिफरेंस बन जाता है, और इस डिफरेंस के कारण उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को स्पष्ट आदेश देने में हिचकिचाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो वृद्ध अधिकारी है, अर्थात कि जो सबसे निम्न स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी है, जो कि उम्र में उस बड़े अधिकारी से भी जो उम्र में बड़ा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके आदेशों का पालन करने में जो है आनाकानी करेगा, या किसी न किसी प्रकार की लापरवाही उनके मध्य देखने को मिल सकती है। तो एक इस प्रकार से इनमें एक संघर्ष सा हो जाता है, दोस्तों। तो उस संघर्ष को पाटने का कार्य भी इसके अंदर किया जाता है। तो स्टाफ अधिकारी सूत्र अधिकारियों की तुलना में प्राय कम उम्र के होते हैं। स्टाफ अधिकारी सूत्र अधिकारी से अपनी बात को मनवाना चाहता है, जबकि अधिक उम्र वाले सूत्र अधिकारी यह पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो पा रहा है ये सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट है उन्नति के अवसरों के कारण संघर्ष। उन्नति के अवसरों के कारण संघर्ष। तो दोस्तों इसमें उन्नति अर्थात की प्रमोशन की बात यहाँ की जा रही है। इसके अंतर्गत स्टाफ अधिकारियों को उन्नति के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि वही सूत्र अधिकारियों को उन्नति के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं। ये दोनों के मध्य में ये संघर्ष का एक विशेष कारण बन जाता है। इसके अलावा मुख्य अधिकारी से इस स्टाफ की समीपता भी होती है। जैसे स्टाफ अधिकारी के मस्तिष्क में सदैव ये बात रहती है कि वह मुख्य कार्यपालिका के अधिक समीप है, जबकि वह श्रेष्ठ है। सूत्र अधिकारियों के मुकाबले स्टाफ अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना की संघर्ष का प्रमुख कारण बन जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य में एक संघर्ष उनके मस्तिष्क में चलता ही रहता है, जिनके विशेष कारण हमने यहाँ देखने का प्रयास किया है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारे संघर्ष को कम करने के सुझाव क्या हो सकते हैं। तो संघर्ष को कम करने के सुझाव कुछ इस प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं कि एक पृथक निकाय बना दिया जाए। दोस्तों ये सुझाव है कि अलग अलग इनके जो है निकाय बना दिए जाए, जो स्टाफ और सूत्र की क्रियाओं के मध्य में समन्वय करने का कार्य करे।
ठीक है। इसके अलावा स्टाफ संगठन में पदोन्नति के अवसरों को बढ़ा दिया जाए। भाई यहाँ पे दुविधा है कि सूत्र अभिकरण में पदोन्नति के अवसर ज्यादा मिलते हैं, स्टाफ अभिकरण में कम मिलते हैं, तो स्टाफ अभिकरण में बढ़ा दिया जाए। इनके अलावा प्रबंध द्वारा दोनों के मध्य में विरोध के भाव को मिटाने का प्रयास किया जाए और साथ में स्टाफ कर्मचारियों के सूत्र संगठन में नियुक्ति से पूर्व उन्हें निरीक्षण का थोड़ा बहुत अनुभव, मतलब उनको जो है निरीक्षण का उनको ट्रेनिंग भी दे दी जानी चाहिए कार्यों संबंधित। और स्टाफ सेवी वर्ग को जहां तक हो सके समान वेतन दिया जाए, उन्हें अधिक उत्तरदायित्व सौंपा जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ सामान्य नियम है, इनके मध्य में सुझाव भी दिए गए हैं। जो संघर्ष है, संघर्षों को लेकर के सामान्य नियम को सुझाव है ना, तो इनके माध्यम से इन संघर्षों को कम किया जा सकता है। ठीक है। चूंकि दोस्तों हमारा एक छोटा सा ही लेक्चर था, जो विशेष नहीं था, इसमें 4 पॉइंटों पर हमने इसमें बात की है, अंतर संबंध और संघर्ष के सुझाव के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा स्टाफ और सूत्र अभिकरण का ये सेशन कंप्लीट अब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा भारत में स्टाफ अभिकरण। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।